मैं डॉक्टर राजकुमार गोयल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। मैं आज आप लोगों को बीए पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट में जो चैप्टर है एरिस्टोटल, अरस्तु, इसके बारे में बताऊंगा। अरस्तु में मेनली दास प्रथा है, जो स्लेवरी के बारे में अरस्तु के क्या विचार हैं, इनके बारे में अपन आज बात करेंगे। अरस्तु का जन्म यूनान में स्टेगिरा नामक स्थान पर हुआ था और अरस्तु का जीवन बड़ा सुखमय एवं शांतिपूर्ण रहा था और संपन्न परिवार में अरस्तु जन्मा था। 17 वर्ष की आयु में अरस्तु ने प्लेटो की जो एक संस्था है जिसमें अपन ने प्लेटो पढ़ा था, उसका नाम अकादमी था, उसमें प्रवेश ले लिया था और उसमें लगभग 20 वर्ष वो प्लेटो के संपर्क में रहा था। अरस्तु ने 335 ईस्वी में एथेंस में लीसियम नामक एक शिक्षणालय खोला था, संस्था खोली थी, तथा 322 ईस्वी पूर्व अरस्तु की डेथ हो गई थी। अब ये छोटा सा सामान्य सा परिचय है अरस्तु के बारे में। अरस्तु नीति शास्त्र, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, आचार शास्त्र, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान आदि में अपनी विशेष पकड़ रखता था। सुकरात और प्लेटो, इनका अरस्तु पर बड़ा गहरा प्रभाव था और दार्शनिक विचारों का भी उस पर काफी बड़ा प्रभाव हमें अरस्तु की बातों में, अरस्तु के लेखन में दिखाई देता है। दांते एक दार्शनिक हुए, वो अरस्तु को बुद्धिमानों का गुरु मानते। अरस्तु की जो लेखन शैली थी उसमें हमें आगमनात्मक पद्धति दिखाई देती है। अरस्तु की जो महत्वपूर्ण रचनाएं उनमें पॉलिटिक्स, द कॉन्स्टिट्यूशन, ये उसकी राजनीति शास्त्र पर लिखी गई महत्वपूर्ण रचना है। पॉलिटिक्स को उसने 8 भागों में लिखा है, जिसने राज्य की समस्त प्रकार की जो विषय वस्तु है उसका अध्ययन किया है। और अरस्तु ने जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 158 संविधानों का अध्ययन अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने कोई भी पुस्तक ऐसे ही नहीं लिखी, प्रत्येक विषय वस्तु का समग्र अध्ययन करने के उपरांत ही अरस्तु ने अपने विचार उसमें प्रकट किए हैं। और पॉलिटिक्स के कारण अरस्तु को राजनीति का पिता कहा जाता है। उसने लगभग 158 संविधानों का अध्ययन किया था अरस्तु ने, और उसने इसे लिखते समय आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। अरस्तु के जीवन दर्शन पर किन किन चीज, वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, कोई भी लेखक हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उस पर तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव जरूर पड़ता है। अरस्तु चूंकि ईसा पूर्व पैदा हुए थे, इसलिए उस समय की जो परिस्थितियां रही थी उनके अनुरूप ही अरस्तु के लेखन में हमें सारी चीजें दिखाई देती हैं। हम वर्तमान स्थितियों में अगर ऐसी बात करें कि राजतंत्र होगा, लोकतंत्र होगा, अधिनायक तंत्र होगा, कुलीन तंत्र होगा, इस प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी, ऐसा उस समय संभव नहीं था। उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी उनका उनके जीवन दर्शन पर पूरा हमें प्रभाव दिखाई देता है। उसके परिवार का प्रभाव हमें दिखाई देता है, उसके गुरुओं का प्रभाव हमें उसके ऊपर दिखाई देता है, जैसे प्लेटो का, सुकरात का इत्यादि का प्रभाव हमें दिखाई देता है, और कुछ ग्रंथों का भी प्रभाव उसके ऊपर हमें दिखाई देता है। अब अरस्तु ने बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर लिखा है, लेकिन अरस्तु ने एक बहुत ही विवादास्पद बिंदु है दास्ता। ये अपने आप में एक ऐसा बिंदु है जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं, कई विद्वान इसको कारण अरस्तु के जो लिखा हुआ दास्ता के बारे में जो विचार हैं अरस्तु के, वो सिरे से ही खारिज करते हैं। लेकिन अरस्तु ने जो दास्ता संबंधी अपने विचार बताए हैं उसमें उसने तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार और जो यूनानी सभ्यता एवं संस्कृति है उसके अनुसार दास्ता को उचित ठहराया है। अरस्तु ये कहता है कि अगर दास प्रथा किसी समाज में संचालित हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई महत्वपूर्ण कारण है। इसलिए अरस्तु ने दास्ता को सटीक ठहराते हुए उसने पहले ये माना कि उस समय अरस्तु ने जो दास्ता संबंधी विचार अपने बताए, उससे पहले भी वह 2 प्रकार की दास्ता प्रचलित रही थी उस समय पर। और उसने ये कहा था कि एक तो सोफिस्टों का विचार था जो ये कहते थे कि दास्ता किसी भी रूप में सही नहीं हो सकती, और दास्ता अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दास बनाता है तो यह पूर्णतः अनुचित है और एक व्यक्ति दूसरे को दास नहीं बना सकता। प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से समाज में जीने का अधिकार है। लेकिन अरस्तु यह कहता है कि समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे अकुशल हैं, अकर्मण्य हैं, या मंदबुद्धि हैं, या किसी क्षेत्र विशेष में अपनी रुचि नहीं रखते हैं। ऐसे लोगों का दास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुशल लोग, नेतृत्वकारी लोग, इंटेलिजेंट लोग दूसरे लोगों का विकास तभी कर सकते हैं जब वो उनके अधीन रहकर कार्य करें। वो अरस्तु कहता है वो लोग उनका
निश्चित रूप से हर लेवल पर कि प्रत्येक स्तर पर उन लोगों का सम्मान करें, परंतु उन लोगों के विकास के लिए बहुत जरूरी है अरस्तु के अनुसार कि वो उन लोगों के अधीन रहें। अगर वो उन लोगों के अधीन नहीं रहेंगे तो जो दो दास हैं वो एक बहुत बड़ी समस्या राज्य के लिए पैदा कर देंगे। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं और अरस्तु दासता का समर्थन करता है। अब दूसरी बात तो है कि दासता विरोधी थे, कुछ दासता के समर्थन में थे ग्रीक विचारक, लेकिन अरस्तु ने समर्थन वाली बात को ज़्यादा उचित माना है और उसने ये कहा है कि दासता के समर्थन में होना ही ज़्यादा ठीक है। अब अरस्तु द्वारा दासता के पक्ष में जो तर्क दिए गए हैं वो है, दासों का पूर्ण उद्धार हो जाता तो सारी यूनानी सभ्यता जो दास प्रथा पर आधारित थी वो नष्ट हो जाती। फिर अरस्तु ने दूसरा तर्क यह दिया है कि जो गृह प्रबंध की व्यवस्था है उसको करने के लिए व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी है, और जो व्यक्ति एक मालिक के यहाँ नौकर के रूप में काम करें उनको उन्होंने दास का ही रूप दिया है। वर्तमान में भी यह व्यवस्था में दिखाई देती है, लेकिन वर्तमान में ये चीजें हमें इसलिए दिखाई नहीं देती कि अब व्यक्ति का व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण नहीं है। पहले क्या होता था कि दास को एक व्यक्ति दूसरे को बेच देता था, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। दासता रूपी तत्व तो हमें आज भी दिखाई देते हैं कि कुछ लोग बड़े बड़े अमीर व्यक्तियों के एक तरह से रहन की स्थिति में होते हैं कि उनके पास रह लेते हैं और पूरी जिंदगी उन्हीं के पास काट देते हैं, क्योंकि वो लोग उनका पूरी तरह ध्यान रखते हैं। लेकिन वो व्यक्ति स्वतंत्र भी हैं, वो जब चाहे जब छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन उस समय स्थितियां ऐसी थी, जो दासता संबंधी विचार है वो ये था, जिस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को खरीद लिया तो उस व्यक्ति को उसको छोड़कर जाने का कोई अधिकार नहीं था। तीसरा, दासता नागरिकों के जीवन को आधुनिक सुविधा में और अवकाश में बनाने के लिए भी दासों की आवश्यकता होती थी, इसलिए भी दास बहुत जरूरी थे। अरस्तु के संपूर्ण दर्शन में अगर हमें कोई ऐसा शब्द दिखाई देता है दासता या उनके दासता पर संबंधी विचार, इसी के कारण विद्वान आज उन्हें त्याज करते हैं, छोड़ देते हैं कि अरस्तु ने जो अपने जीवन दर्शन में जितनी भी बात की है उसमें दासता ही एक ऐसा शब्द है जो बिल्कुल गलत है और वो नहीं कहना चाहिए था। अब आगे कि दो प्रकार की दासता की बात करता है अरस्तु। दासता के जो बात है, एक तो सजीव और दूसरी निर्जीव। जो सजीव है जैसे पशु है, पक्षी है, हाथी है, घोड़े है, और इंसान जो व्यक्ति है उसको भी वो सजीव जो व्यक्ति है उसको भी वो खरीद सकता है, बेच सकता है, मतलब वो एक ग्रहण करने की वस्तु बना दी उसने। और दूसरी निर्जीव जैसे मकान है, खेत है, अन्य अचल संपत्तियां हैं। वो अरस्तु ये कहता है कि अचल संपत्तियों को ध्यान में रखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए, उनके विकास के लिए सजीव लोगों का होना बहुत जरूरी है। अरस्तु का मानना है कि संपत्ति के सजीव उपकरणों द्वारा ही संपत्ति के निर्जीव जो उपकरण उनका प्रयोग किया जा सकता है। अतः दास उपयोग या उपभोग का उपकरण है, उत्पादन का नहीं। अरस्तु दास को एक पारिवारिक संपत्ति मानता है। अरस्तु यह कहता है कोई व्यक्ति जो प्रकृति से ही अपना नहीं बल्कि दूसरे का है, प्रकृति से दास है। कोई व्यक्ति जो मानव होते हुए भी संपत्ति की वस्तु है वह दूसरे का ही है और वह दास है। दास प्रथा के जो आधार है वो अरस्तु ने क्या बताएं ये भी हम जान लें। दास प्रथा के जो आधार के बारे में तर्क देता है वो कहता है दास प्रथा एक स्वाभाविक व्यवस्था है। दूसरा तर्क ये देता है दास तथा प्रथा दोनों पक्षों स्वामी तथा दास दोनों के लिए ही हितकारी है, लाभकारी है। तीसरी, दासता के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार की बात करता है दासों के प्रति अरस्तु। और चौथा, रूढ़ी या विधिजन्य मानता है दासों को। ये रूढ़ी या विधिजन्य इस प्रकार है कि कोई भी एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करे